सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारा मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास जो चल रहा है उसमें लेक्चर नंबर 2 आज होने वाला है। लेक्चर नंबर 1 लास्ट टाइम मैंने डिस्कशन किया था और मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम होती है इसे समझने में, स्टार्टिंग से पहले लेक्चर से देखना स्टार्ट करो। सिर्फ स्टोरीज़ हैं, नाम कैसे याद होंगे क्या होंगे वो मैं बीच में बताता रहता हूँ। बस थोड़े से डेडिकेशन के साथ आप लेक्चर्स को देखा करें। नोट करने की बहुत जल्दीबाजी मत क्या करें कि आप कॉपी पेन लेके बिल्कुल तैनात बैठे हो कि जो बोला वो लिखना। आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो तुरंत नोट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो बहुत बार यूज़ होती रहती है, बहुत बार आती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार चैप्टर पढ़ना फिर फिनिश हो जाता है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट भी जिन्होंने हिस्ट्री कभी पढ़ा नहीं है, टच छूट गया, आप साइंस बैकग्राउंड से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर आपका मेडिवल हिस्ट्री में बहुत अच्छे से क्लैरिटी नहीं है, तो लेक्चर्स को सिर्फ देखते हुए चलो, एक सीक्वेंस बनाओ, आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, एक स्टोरी बनेगी और उसके बाद चीज़ों को कनेक्ट करना काफ़ी आसान होता है। नाम याद रखना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, कई स्टूडेंट इसी में उलझ जाते हैं। वो गेम नहीं होता यहाँ का। गेम है कि आपकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बने और उसी से काफ़ी क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। पेपर उठा के देखोगे तो इसी तरह का बन रहा है। लास्ट टाइम पिछले अगले 5 मिनट में मैं लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया उसको फटाफट से रिवाइज करता हूँ ताकि हम आज आगे बढ़ सकें। बहुत आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने तैयार कर दी हैं आपके लिए। एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, अभी आपको हैंड रिटन फॉर्म में चीज़ें दिखाई देंगी। हैंड रिटन में उसमें मैंने अपनी मेहनत लगाई है, क्योंकि जो ये स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है फिलहाल। तो कुछ टाइम बाद 2-3-4 लेक्चरों के बाद फिर से दोबारा आपकी स्लाइड्स जैसे आती थी उसी फॉर्मेट में मिलने लग जाएंगी। लेकिन फिर भी अभी हैंड रिटन है, मैंने कोशिश की कि समझ में आए ऐसी हैंड राइटिंग एटलीस्ट बनाऊँ आपके लिए। ठीक है, चलिए ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मेडिवल हिस्ट्री देखा जाए तो वैसे 8वीं शताब्दी से मान लेते हैं स्टार्ट हुआ, और लगभग ये अंग्रेज जब तक आते तब तक ही चलता है, यूरोपियंस के आने तक 8वीं से 16वीं 17वीं शताब्दी तक चलता है लगभग। लेकिन मैंने आपको बताया कि मेन जो हमने स्टार्ट किया है ताकि जिसमें कोई ज़्यादा ट्रबल ना हो, चीज़ें आसान आसान होते हुए चले, एक सीक्वेंस बनता हुआ चले, वो मैंने स्टार्ट किया है गुलाम वंश से। आपको मैंने समझाया कि कैसे कर कर, एक बार क्विकली 5 मिनट में सिर्फ कुछ रिवाइज करवा रहा हूँ। मैंने आपको बताया कैसे 1192 ईस्वी में तराइन के सेकंड वॉर में पृथ्वीराज तृतीय की हार होती है, मोहम्मद गौरी उसे हराते हैं, मोहम्मद गौरी हराते हैं पृथ्वीराज चौहान को। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर मोहम्मद गौरी जो बेसिकली वहाँ से रिलेटेड है, मध्य एशिया पश्चिम एशिया से संबंधित व्यक्ति है, तुर्की लोग हैं जो। अब वो लोग भारत में शासन करने के लिए अपने गुलामों को यहाँ छोड़ के जाते हैं, भारत और बाकी जीते हुए इलाकों में। जैसे यलदौज में गजनी को छोड़ देते हैं, और इसी तरीके से कुबाचा को सिंध और मुल्तान के क्षेत्र में, और कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तर भारत के क्षेत्र में, जो इलाका मुख्य रूप से लाहौर वाला इलाका था, वो वाले इलाके में छोड़ दिया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये तीनों के तीनों गुलाम थे मोहम्मद गौरी के। सब पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ। फिर इसमें मैंने आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक चालू करते हैं अपना राजकाज करना लाहौर में राजधानी बनाकर। दिल्ली में नहीं बनाते, ध्यान रखना कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद इनका टाइम पीरियड 1206 से 1210 ईस्वी तक चलेगा, और इस बीच में 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है चौगान पोलो खेलते हुए। वो हमने पहले पढ़ा हुआ, कोई खास नहीं है लेकिन ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक वैवाहिक संबंधों का इस्तेमाल करते हैं अपनी को मजबूत करने के लिए। कुछ भी क्वेश्चन कैसे ही पूछा सकता है, इसलिए हर कुछ बताना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि यलदौस की बेटी से कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी होती है। कुबाचा जो कि सिंध और मुल्तान का कमांडर है, उसके साथ अपनी बहन की शादी कुतुबुद्दीन ऐबक करवाते हैं, और अपनी ही एक गुलाम से, जो कि प्रभावी गुलाम था, प्रभावशाली गुलाम था, इल्तुतमिश, उससे शादी कराते हैं अपनी बेटी की कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बेटी की, बहन की और खुद की शादी करके वो वैवाहिक संबंधों को स्थापित करने का काम करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने टाइम पीरियड में, मात्र 4 सालों के टाइम पीरियड में, क्योंकि नई नई चीज़ें थी इसलिए राज्य क्षेत्रीय विस्तार पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया, यानी युद्ध वगैरह नहीं लड़े, अपनी सीमा का विस्तार नहीं किया, लेकिन जो अवेलेबल था उस पर अच्छे से काम किया और उस पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, यानी दिल्ली का जो भी सर्वे सर्वा होता था, राजा किंग होता था, वो सुल्तान कहलाता था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक शुरुआती थे इंसान, तो उन्होंने कोई सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि ये अभी भी अपने आप को गुलामी मानते थे मोहम्मद गौरी का एक तरह से ना। तो इसलिए इन्होंने कुछ नम्र उपाधियां जैसे मलिक की, सिपह सलार की, यानी सैनिक वाली जो उपाधियां होती है उस तरह की उपाधियां धारण करी बस। तो इस तरीके से 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु आती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपने शायद सुना होगा कि कुव्वत उल इस्लाम की जो मस्जिद थी दिल्ली के पास, जो आजकल दिल्ली के पास है, उसके बगल में कुतुब मीनार का निर्माण उन्होंने चालू करवाया, जो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में जाकर पूरा हुआ था। ठीक है, और 7 नगर राजपूतों के बगल में जो 7 नगर थे, उनमें पहले नगर बसाने का श्रेय भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाता है। बाकी बहुत सी चीज़ें और भी होती हैं जो धीरे धीरे जब हम पूरा पढ़ेंगे तो बार बार आएंगे। देखो मेरी बात सुनो, हम एक बारी में क्लियर नहीं पढ़ सकते पूरी बातों को, क्योंकि हम कैसे पढ़ रहे हैं ना, हम ऐसे पढ़ रहे हैं, सबसे आउटर की चीज़ को उठाया, फिर हम धीरे धीरे अंदर, धीरे धीरे अंदर, धीरे धीरे अंदर जाते हैं। तो आउटर की चीज़ में हम सब कुछ कवर कर देंगे पहले, यानी सारे राजा महाराजाओं को कवर कर देंगे, इन्होंने क्या क्या काम किए पूरे शुरुआत से लेकर लास्ट तक।
यानी ये लगा के चल लो कि कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करेंगे और हम बिल्कुल इब्राहिम लोदी तक पहुंच जाएंगे 1526 तक। फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं हम चीज़ों को। अब हम अलग नज़रिए से, अलग आउटलुक लेकर चलते हैं चीज़ों का, अलग दृष्टिकोण लेकर चलते हैं। फिर हम पढ़ते हैं उस समय की शासन व्यवस्था के बारे में कि उस समय प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी थी, उस समय के राजा महाराजाओं में जो ऑफिसर्स होते थे उनको क्या नाम दिए जाते थे, क्या नाम उनके काम होते थे, ये चीज़ें फिर हम अलग से पढ़ते हैं। तो दोबारा लौट कर आना पड़ता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोई फैक्ट पढ़ा हो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और आप बोले यार वो तो बताया नहीं, वो नेक्स्ट शिफ्ट में आएगा। आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात। तो कुल मिला के मैंने फिर अगला स्टार्ट किया था इल्तुतमिश। ये रिवीजन बहुत जरूरी है इसलिए मैं करा रहा हूँ और मैं हर बार ऐसे ही करता हूँ। इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है वो 1211 ईस्वी से लेकर मोटा मोटा 1236 ईस्वी तक का टाइम पीरियड है। इस छोटे से टाइम पीरियड में 10 से लेकर 11 आने तक यानी लगभग 8 महीने के टाइम में आराम शाह भी यहाँ पर राजा बने थे, सुल्तान बने थे, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे थे। लेकिन वो कुछ खास प्रभावी नहीं थे, इसलिए इल्तुतमिश ने उसे अपदस्थ कर दिया। और इल्तुतमिश, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इल्तुतमिश उस समय तक जब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर सुल्तान थे, मतलब ऐसे सुल्तान उपाधि धारण नहीं करी थी, लेकिन फिर भी दिल्ली के जब प्रमुख थे लाहौर के, तो उस समय ये आपके पास दो जगहों का, एक तो आपका ग्वालियर हो गया, दूसरा बुलंदशहर का सूबेदार था इल्तुतमिश। लेकिन इल्तुतमिश को गिफ्ट की लेकिन इल्तुतमिश को मैंने आपको याद लास्ट टाइम बताया था कि बदायूं की जमींदारी या सूबेदारी, बदायूं की सूबेदारी भी इल्तुतमिश को गिफ्ट की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दामाद को गिफ्ट की थी। इतना बड़ा इल्तुतमिश के बारे में खास बातें क्या है, देखो खास सन से याद रखो, 1215 से 16 ईस्वी का टाइम पीरियड, ये वो टाइम पीरियड है यल्दौज लड़ने आ गया था इल्तुतमिश से। यल्दौज जो गजनी का शासक था वो लड़ने इसलिए आ गया था, मैंने लास्ट टाइम बताया था, क्योंकि ख्वारिज्म जो था उस तरफ, मध्य एशिया की तरफ, उस ख्वारिज्म का जो राजा था वहां पर, उस पर अटैक होने लग गए थे दूसरी तरफ से। तो ख्वारिज्म का राजा गजनी पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करने लग गया, यानी यल्दौज को भगाने लग गया, क्योंकि उसको भगाया जा रहा था चंगेज खान दोनों लोगों के द्वारा, यानी मंगोलों के द्वारा। तो वो कोशिश कर रहा है गजनी पर आने की। अब ये कहाँ जाए यल्दौज, तो ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है इल्तुतमिश के इलाके में, लाहौर की तरफ, लास्ट टाइम मैंने बताया था। लेकिन लाहौर में आगे बढ़कर इल्तुतमिश इसको सबक सिखाता है और इसको हरा देता है। फिर कुछ टाइम पीरियड बाद आपको याद होगा मैंने एक सन बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट सन है, बहुत ज़्यादा, 1218 ईस्वी। ख्वारिज्म को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था किसने, चंगेज खान लोगों ने, मंगोलों ने। तो उस समय यहाँ से एक जलालुद्दीन मकबरनी नाम का जो ख्वारिज्म का शासक है, छोटा राजकुमार है, 1221 ईस्वी के करीब करीब वो इंडिया की तरफ एंटर करता है सिंधु नदी पार करके, और वो इल्तुतमिश से मदद मांगता है कि आप मेरी मदद करो चंगेज खान लोगों को हराने में, मंगोलों को हराने में। लेकिन इल्तुतमिश मना कर देता है। जब इल्तुतमिश मना कर देता है तो फिर वो वापस लौटता है और सिंध में जाके अपना डेरा डाल देता है, क्योंकि वहां तो जा नहीं सकता ख्वारिज्म में, क्योंकि वहां मंगोल बैठे हुए, सिंधु नदी के उस पार मंगोल इंतजार कर रहे हैं उसका, बिल्कुल कि पार तो आ, इस पार तो आ करके, तो वो उस पार नहीं जा सकता, तो वहीं सिंध पे बैठ गया। और सिंध में जब बैठ गया तो वहाँ कुबाचा ऑलरेडी मौजूद है, जो कि इल्तुतमिश का लगभग दुश्मन है। तो उसने कुबाचा को परेशान करना शुरू कर दिया। इससे कुबाचा की शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई, और मैंने आपको बताया था। और दूसरा फायदा इससे ये हुआ कि इल्तुतमिश ने जब इसे मना किया था, इल्तुतमिश ने जब इसकी मदद करने से मना किया था, यानी चंगेज खान से लड़ने से मना किया था, तो इसका फायदा भारत के इतिहास में मिला, क्योंकि उससे भारत का इतिहास अलग हो गया। अदरवाइज चंगेज खान भी अगर एंटर कर जाता, मंगोल भी यहाँ पे, तो फिर इतिहास में थोड़ा सा अलग अलग असर पड़ने लग जाते, भारत के बदल जाता। ठीक है, तो इतनी बात मैंने आपको बताई थी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे करके आगे चलकर इल्तुतमिश ने, आगे चलकर एक व्यक्ति था जिसका नाम था, आपको याद होगा, एवाज खिलजी नाम का व्यक्ति, जो बंगाल में स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहा था। अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद को भेजा इल्तुतमिश ने और उसने उसे हराया वहाँ पे। उसी तरीके से इसने राजपूतानाओं के साथ, आपको याद होगा, रणथंभौर और मंडौर के जो इलाके थे वहाँ पे भी अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की इल्तुतमिश ने। और फाइनली 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने 1229 ईस्वी में फाइनली इल्तुतमिश को बोल दिया कि ये भारत का सुल्तान है, यानी उपाधि दे दी, एक प्रशस्ति पत्र इसके हाथ में दे दिया, यानी उसे एक मान्यता मिल गई धार्मिक रूप से भी। तो कुल मिला के इतना हमने पढ़ा इल्तुतमिश के बारे में। अब हम आगे की घटनाओं को देखने जा रहे हैं। इल्तुतमिश के बाद आपको याद, अच्छा मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, देखो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये मैंने पहले से नोट डाउन करी थी लास्ट टाइम भी। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं, लगेगा हमें, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, इनको ऐसे याद मत करना भी हमारा सिर्फ गुलाम वंशी चल रहा है, ठीक है, खिलजी बाद में आएगा, कल आएगा खिलजी, गुलाम चल रहा है। अब ये ट्रिक वगैरह देख लो, वरना जरूरत नहीं है ट्रिक्स की। ये मैं आपको ये भी याद करा दूंगा, आज लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, अभी याद करा दूंगा कैसे होगा। तो फिलहाल हमने देख लिया कुतुबुद्दीन ऐबक को, आराम शाह को, इल्तुतमिश को। अब क्या होता है कि अच्छा पहले एक बार फटाफट से कोशिश कर लेते हैं, सारा पढ़ लो, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। उसके बाद ये जो बताने लायक चीज़ होगी मैं बता दूंगा, ठीक है। इल्तुतमिश के बारे में ऑलरेडी बोल दिया था, फटाफट से बोल देता हूँ। इलबरी जनजाति का ये था, शुरू में ये बुलंदशहर और ग्वालियर का सूबेदार था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बदायूं का भी सूबेदार बनाया। इल्तुतमिश के बारे में और खास बात यह है कि इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि ऐसा शासक जो गुलामों का गुलाम, क्योंकि गुलाम खुद कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद गौरी का, और ये उसका भी एक तरह से गुलाम था। तो
इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम है, एक बात ये होगी। इल्तुतमिश ने कुछ खास काम किए, मैंने बताया RCM रामचरितमानस, मैंने आपको बताया था कि उससे आपको समझ में याद होगी 3 चीज़ें, राजत्व, C फॉर चहलगामी यानी चालीसा दल, और M फॉर मुद्रा व्यवस्था यानी राजत्व का सिद्धांत। इसने फारसी राजत्व के सिद्धांत को अपनाया। इसका आइडिया में इससे लगता है क्योंकि इसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपने जीते जी अपना उत्तराधिकारी बनाया, जबकि इसके बेटे थे। ये प्रथा ईरान में देखने को मिलती है, फारस में देखने को मिलती है, इसलिए फारसी पद्धति हम कह सकते हैं इसने चलाई। C मतलब चहलगामी यानी चालीसा दल। इसने क्या किया कि जो मुइज्जी और मुइज्जी सामंत जो होते थे, अभी कुतुबी और मुइज्जी सामंत, सामंत यानी फ्यूडलिज्म, मैंने आपको पहले बताया कल सामंतवाद क्या होता था, उसको इसने खत्म किया और अपने 40 अलग तरह के अमीरों का एक ग्रुप बनाया जो इसके बिल्कुल वफादार होते थे एक तरह से। तो इसने चहलगामी का निर्माण किया। M फॉर मुद्रा व्यवस्था के लिए इसने अरबी मुद्रा पद्धति को अपनाया। उसके तहत इसने तांबे के और चांदी के सिक्के चलाए। तांबे के सिक्के को जीतल और चांदी के सिक्के को टंका कहा गया। मैंने आपको बताया था कि एक टंका बराबर 48 जीतल यानी एक चांदी का सिक्का बराबर 48 तांबे के सिक्के के बराबर होता था। तो ये पद्धति कौन लाया, ये आएगा तो इल्तुतमिश ऑब्वियसली। इल्तुतमिश ई से शुरू हो रहा है तो इल्तुतमिश से क्या कहते हैं उसे, मैं इतना इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल रहा हूँ वैसे, लेकिन इक्तेदारी है, ठीक है। आजकल क्योंकि मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा था ना, उसमें इस्तेमाल आ रही थी तो मैं कंफ्यूज हो गया। इक्तेदारी मैंने आपको बताया था कि इक्तेदारी किस तरह की थी। राजा सुदूर इलाकों में अपने एक प्रमुख को नियुक्त करता था, वो इक्तेदारी प्रथा थी। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने बताया भी। तो अभी सिर्फ रिवीजन ही चल रहा है यार, मेरा मानना है ये बहुत जरूरी है, चाहे आप कुछ भी कहो, ठीक है। ऐबक ने सर ए जहांदार की उपाधि भी इल्तुतमिश को दी थी, सर ए जहांदार की उपाधि। और कुछ बोलने लायक है, हाँ, जजिया की मैंने बता दिया था लास्ट टाइम, और शाही अंगरक्षक रखने का काम जिसे जानदार कहा जाता था, वो काम भी इल्तुतमिश ने किया। ये चीज़ें वैसे आगे पढ़नी होती है, लेकिन मैंने अभी इसलिए लिख दी ताकि आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपके लिए थोड़ा रह जाए। और एक कोशिश और करना, अगर नोट्स बना रहे हो थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते हुए चलना, हर राजा महाराजा सुल्तानों के बाद एक एक पेज आधा आधा पेज छोड़ना, अदरवाइज आपको बाद में चिपकाना पड़ेगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड बातें और भी हैं, क्योंकि उसकी रेलेवेंसी नहीं है इसलिए अभी उसे जिक्र नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, तो कुल मिला के हमारा इल्तुतमिश खत्म हो गया। अब हमारे आती है रजिया सुल्तान। अब समझेंगे बात को कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। देखो मैं बताता हूँ। तो हमें समझ में आया कि कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखते हुए चलना, चीजें बहुत आसान है। आराम शाह, और आराम शाह के बाद गद्दी पर बैठा इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश, आपको ना सन याद करना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। जब अपनी कहानी को आपने प्रमाणिक तौर पे कहना होता है तो जरूरी होता है कि आपको सन पता हो, आपको उनके नाम पता हो, तभी बात बन पाएगी। उस दिन हुआ, उसने किया, इसने किया, ये सारे टर्म्स नहीं। यहाँ पे सर्वनाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको संज्ञाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नाउन का। आपको उनके नाम देने पड़ेंगे, आपको उनके सन बताने पड़ेंगे, तब माना जाएगा कि आप प्रामाणिकता से बोल रहे हैं बात को, ठीक है। बस इतना सही था, इसीलिए हमें याद रखने पड़ते हैं और याद हो जाते हैं। 1206 से 1210 का टाइम पीरियड, 8 महीनों का टाइम पीरियड, और 1211 से लगभग 1236 तक का टाइम पीरियड, ये इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है। तो इल्तुतमिश समय। अब क्या होता है कि मैंने बताया आपको कि इल्तुतमिश ने अपने जीते जी अपनी बेटी रजिया सुल्तान को, उसको लगा कि मेरे बेटों से ज़्यादा योग्य ये है, बेटे उतने योग्य नहीं है, तो उसने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को बोला कि मेरे जाने के बाद रजिया सुल्तान यहाँ की प्रमुख बनेगी। ये मानना था इल्तुतमिश का। उसने वहाँ के जो अमीर लोग थे, अमीर का मतलब होता था ना वही चालीसा वाले, ठीक है। अमीर कहने का मतलब अमीर और उलेमा दो लोग होते थे। उलेमा उन्हें कहते थे जो धर्म गुरु टाइप के होते थे, जो बताते थे सुल्तान को कि ये शरीयत के अनुसार है, ये नहीं है, ऐसा करके। और अमीर होते थे जिनका प्रभाव रहता था, सच में भी अमीर होते थे वो, और प्रभावशाली व्यक्ति उस इलाके के, समझ रहे हो आप। और इनमें कुछ बाहर के भी होते थे, नहीं तुर्की अमीर भी यहाँ आते थे, कुछ भारतीय भी होते थे। इस समय तक तुर्की लोगों को ही ज़्यादा मान्यता दी जाती थी, भारतीय मुसलमानों की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रखी थी इन्होंने, ठीक है। आप शायद समझ रहे होंगे। तो रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश ने कहा था मेरे जाने के बाद मेरी बेटी जो है वो यहाँ की सुल्तान बनेगी, रजिया सुल्तान। तो देख रहे हो आप, नाम के पीछे सुल्तान, रजिया नाम रहा होगा, सुल्तान बाद में ऐड हुआ। तो ये एकमात्र भारत की तुर्कियों में, मतलब तुर्कियों में एकमात्र भारत की, दिल्ली की एकमात्र सुल्तान हम कह सकते हैं महिलाओं में, ये थी रजिया सुल्तान। वैसे तो भारत में पहले भी महिलाएं, बाद में भी और पहले भी रानियां बनी हैं, लेकिन ये जो थी दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो उसकी एकमात्र शासिका जो थी वो रजिया सुल्तान थी। लेकिन हुआ क्या, इल्तुतमिश की मृत्यु जब होती है तो उसके बाद इल्तुतमिश के जो वो अमीर लोग थे, वो जो 40 लोग थे, वो चाहते थे कि कोई एक ऐसा राजा बने, कोई एक ऐसा सुल्तान यहाँ पर बने जो कि हमारी कठपुतली हो, सिर्फ एक पपेट, सिर्फ जिससे हम अपने अनुसार काम कराएं, यानी वो सिर्फ नाम मात्र का बैठा हुआ आगे, लेकिन उसके पीछे हमारे पूरी के पूरे चाल चलते रहें जो हो रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कोशिश की कि एक ऐसा हल्का फुल्का आदमी हमें चाहिए, ऐसा नहीं कि जो बगावत कर दे। रजिया सुल्तान बगावत करने वालों में से थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, इल्तुतमिश के एक बेटे को, और उस बेटे का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज ये रोज रोज क्या करता था, ये ना काफ़ी वैसा था, मतलब लग्जरियस लाइफ जीने वाला, विलासितापूर्ण जीवन जीने वाला व्यक्ति था।
यानी रोज़ रोज़ ये लिकर पीता था, मतलब शराब पीता था रोज़ रोज़। तो इसलिए रुकनुद्दीन फ़िरोज़ आपको नाम याद रखाने के लिए मैंने बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठ झूठ चरित्र को खराब कर रहा हूँ, ये सच में ऐसा ही था। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ के बारे में इतिहास यही कहता है कि ये विलासितापूर्ण जीवन जीने पर भरोसा करता था। मैंने याद रखने के लिए आपको बता दिया, रोज़ रोज़ रुक रुक के शराब पीता था, ऐसे कर लो तो याद हो जाएगा। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ याद हो गया आपको, मत भूल, नहीं भूलोगे आप। तो इसको बना दिया उन अमीरों ने इल्तुतमिश के बाद यहाँ का सुल्तान कुछ टाइम पीरियड के लिए। लेकिन हुआ क्या, और ये तो ठीक है, लेकिन इसकी जो मदर थी यानी जो इसकी माँ थी उसका नाम था शाह तुर्कान। शाह तुर्कान जो इसकी महिला थी, जो कि एक तरह से तुर्की थी ऑब्वियसली। ये क्या करती है ना, ये इल्तुतमिश के सारे रिश्तेदारों को मारना शुरू करती है चालू लाइन से, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरा बेटा तो इतना लायक योग्य है नहीं, लेकिन इल्तुतमिश के जो बाकी रिश्तेदार हैं ये देर सवेर मेरे बेटे को हटा ही देंगे यहाँ से और वो गद्दी हटा लेंगे। तो इसकी माँ जो शाह तुर्कान है ये धीरे धीरे सबको मारना स्टार्ट करती है, महल के बाकी लोगों को मरवाना स्टार्ट करती है, इल्तुतमिश के जो सगे रिश्तेदार थे जो दावा कर सकते थे कल को सुल्तान होने का। तो इसका एक तरह से तानाशाही यहाँ चालू हो जाती है। दूसरी तरफ रजिया सुल्तान लाल कपड़े पहनकर, इतिहास में जिक्र है इसका इसलिए मैं बता रहा हूँ, रजिया सुल्तान लाल कपड़े पहनकर महल के सामने आकर, यानी वहाँ पे बीच चौराहे में आकर बड़े नगाड़े उगाड़े बजा के हल्ला मचाती है और एक भाषण टाइप का देती है वहाँ की जनता को, और बताती है कि कैसे मेरे पिता ने इतने अच्छे अच्छे काम यहाँ के लिए किया और उन्होंने मुझे यहाँ का सुल्तान बनाया था, लेकिन उन्होंने चीटिंग वगैरह करके ये सब कुछ कर दिया। वहाँ की जनता का दिल जीत लेती है और जनता के जन समर्थन को, एक भारी जन समर्थन मिलता है रजिया सुल्तान को, और रजिया सुल्तान को उसी समय वहाँ के सुल्तान घोषित कर दिया जाता है और इनको यहाँ से हटवा दिया जाता है। तो ये भी एक बात देखी गई कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड भी देखने को मिला जिस समय लोकतांत्रिक टाइप के सिम्टम्स देखने को हमें मिले, क्योंकि ये पहली ऐसी सुल्तान बन गई है जिसको जन समर्थन के आधार पर चुना जा रहा है, क्योंकि जनता ने बोला कि हाँ ये बनेगी और भारी जन समर्थन था, इसलिए रजिया सुल्तान वहाँ पर बन गई। रजिया सुल्तान वहाँ पे शासिका बन गई। ठीक है, अब रजिया सुल्तान जब शासिका बनती है तो वो टाइम पीरियड क्या चल रहा है, ये टाइम पीरियड यही है 1236 का टाइम पीरियड, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए, 1-2 महीने के लिए राजा बना, सुल्तान बना था रुकनुद्दीन फिरोज। अब 1236 से 40 ईस्वी तक लगभग जो टाइम पीरियड है 3 साल के करीब है, 3 साल 6 महीने 6 दिन, ऐसा बुक में था, मुझे अचानक से याद आ गया इसलिए मैंने बोल दिया, जबरदस्ती नहीं है, पूरा याद रखो। लगभग 3-4 साल आप मोटा मोटा कह सकते हो, अदरवाइज 3 साल 6 महीने 6 दिन मुझे ऐसा याद है, मैंने ऐसा देखा था। तो 3 साल 6 महीने 6 दिन रजिया सुल्तान बनी रहेगी। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि रजिया सुल्तान से उनकी उम्मीदें क्या थी, जो 40 जो अमीर थे उनकी उम्मीदें थी कि यार ये तो एक महिला है, ये क्या करेगी, महिलाएं तो बुरके में रहती हैं, उस समय भी बुरके में रहती थी उनके कानून के शरीयत के हिसाब से, और ये तो वो है पर्दे में रहेगी, ये वो सब जो करेंगे हम करेंगे। लेकिन रजिया सुल्तान इस सबसे बिल्कुल भिन्न थी। वो बढ़िया घुड़सवारी करती थी, दरबार जब अपनी जनता से मिलने जाती थी तो हाथी में बैठ के जाती थी, पर्दा नहीं लगाती थी, धनुष बाजी करती थी, शिकार खेलती थी, इस तरह की थी। युद्ध में खुद आगे बढ़ के युद्ध का वो करती थी, और तो छोड़ो रणथंभौर पे आक्रमण भी कर दिया था एक बार, किसने, रजिया सुल्तान ने। तो इस लेवल की रजिया सुल्तान थी, आप समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब है रजिया सुल्तान उनके उसमें बंधने वाली नहीं थी जैसा वो चाह रहे थे। अब ऊपर से एक जगह है, इसका नाम है अबिसीनिया, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आया वैसे रिलेटेड, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। अबिसीनिया जिसे हम, आपने अबिसीनिया शायद कम देखा होगा, आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में कभी पढ़ा नहीं होगा कोई देश, आपने इथोपिया पढ़ा होगा अफ्रीका में। इथोपिया जो है ना, उसको बाहर के जो लोग देश वाले हैं वो अबिसीनिया कहते हैं, जैसे हम लोग। लेकिन इथोपियंस अपने आप को इथोपियन ही कहते हैं, वो उनका बाहर वाले ने एक नाम रख दिया, उनका निक नेम अबिसीनिया रख दिया। तो अबिसीनिया कुछ और नहीं है, अफ्रीका का इलाका है जो बेसिकली इथोपिया का ही नाम है। तो अबिसीनिया का एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का मलिक याकूत है उसका नाम। मलिक तो एक तरह से जो सैनिक टाइप की उपाधि लगती थी, मुख्य नाम इसका याकूत है। तो इस याकूत को इसने यहाँ पे बना दिया एक तरह से आखुर, मलिक है आखुर आप ऐसा कह दो। अभी मैं आपको आगे अमीर है आखुर कहते हैं उसे, एक बात अभी आप ध्यान रखोगे इस बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। अमीर ए आखुर, आखुर मतलब ऐसे याद रहेगा आपको, खुर, आप खुर जानते हो ना, जो जानवर होते हैं ना गाय घोड़े वगैरह, इनके पैर के नीचे उसको खुर कहते हैं ना, तो आखुर से आपको याद रहेगा। बाकी अमीर मतलब उसका प्रमुख है। तो अमीर आखुर यानी अश्वशाला, जो यानी कि जहाँ पर घोड़े वगैरह रहते हैं उसका प्रमुख, और घोड़े बहुत बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि घोड़े मतलब युद्ध के बिल्कुल मेन हथियार है एक तरह से, और उनका प्रमुख बनना बहुत बड़ी बात थी। ये अबिसीनिया के याकूत को अमीर आखुर बना देती है ना। और इस पे कई आरोप भी लगता है रजिया सुल्तान पे कि ये इसको ज़्यादा महत्व देती है, ये सब बातें 40 अमीर इस पे वो लगाते हैं, इसके चरित्र पर भी वो लगाते हैं। लेकिन जो भी है अमीर आखुर बनाती है। तो इससे भी एक तो शुभ चल रहा है, जो 40 दल है यानी कि जो चहलगामी दल है वो इससे भी नाराज चल रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही याकूत पे ध्यान दे रही है, एक बात। उसके बाद अब क्या होता है, इसी टाइम में थोड़े ही इसी समय, लगभग इसी समय में एक जगह है भटिंडा, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। भटिंडा, मैं इसका नाम पता नहीं क्यों, ताबर हिंद है इसका नाम।
इसका नाम है ताबर हिंद। उस समय इसका नाम ताबर हिंद था। कभी आ भी सकता है एक क्वेश्चन ऐसा कि ताबर हिंद बताओ ये क्या था पहले, भटिंडा का नाम था। तो ताबर हिंद जो भटिंडा था वहाँ का इख्तेदार या सूबेदार आप कह लो, इख्तेदार समझ रहे हो, इल्तुतमिश ने शुरू किया था जो, वहाँ एक इख्तेदार था, इसका नाम था अल्तुनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सारी चीज़ें मैंने आगे लिखी है, आप टेंशन मत लेना, आप अभी मत नोट करो, सारी चीज़ें आगे लिखी हैं, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ। अल्तुनिया जो कि वहाँ का इख्तेदार था इस जगह का, ये क्या करता है, एक तरह से विद्रोह कर देता है रजिया सुल्तान के खिलाफ। ये कहता है कि रजिया क्या, मैं बनूंगा सुल्तान, वहाँ विद्रोह कर देता है। रजिया को जब खबर लगती है तो रजिया पहुंच जाती है भटिंडा की तरफ दिल्ली से। तो रजिया जब भटिंडा की तरफ जाती है तो ये जो अल्तुनिया है ये रजिया को कैद कर लेता है, रजिया को हरा हुरा देता है, जो भी करता है कैद करके बंद कर देता है। फिर रजिया कुछ डिप्लोमेसी चलती है, कुछ कूटनीति चलती है, या फिर जो भी कहें, रजिया उससे विवाह का प्रस्ताव रखती है, दोनों की शादी हो जाती है। तो कुल मिलाकर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों के दोनों विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। अब ये दोनों खुशी खुशी दिल्ली की तरह आ रहे होते थे। अल्तुनिया बोलता है यार अब शासक बनेंगे जरा। ये दोनों आ रहे होते थे। इतिहास ऐसा बताता है कि कैथल के पास, कैथल एक जगह हरियाणा में पड़ती है, कैथल के पास हरियाणा में इन दोनों की हत्या कर दी जाती है। अब कुछ लोगों का मानना है कि डाकू जो जंगली उस समय डाकू वगैरह होते थे, जंगल में जाने वालों को हत्या करते थे, उन्होंने किया। और कुछ लोगों का मानना है कि यही चालीसा दल जो था उन्होंने इनकी हत्या करवाई, ऐसा इसके बारे में। तो रजिया सुल्तान का इस तरीके से गेम ओवर हो चुका है 1240 ईस्वी में। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में एक व्यक्ति था, मिनहाज उल सिराज था उसका नाम, जिसने तबकात ए नासिरी नाम की किताब लिखी है। उस तबकात ए नासिरी नाम की किताब में मिनहाज उल सिराज ने रजिया सुल्तान का भी जिक्र किया, इल्तुतमिश की बेटी का। वो उसमें लिखता है कि रजिया में वो सब गुण थे जो कि एक सुल्तान में होने चाहिए, और उससे बढ़ के थे। वो घुड़सवारी करती थी, वो तीरंदाजी करती थी, वो शिकार खेलती थी, वो युद्धों में भाग लेती थी बढ़ चढ़कर, और बेबाक थी। लेकिन उसका एक दोष था, वो सिर्फ वो दोष इन सारे गुणों को दबा देने के लिए बहुत था, और वो दोष ये था कि वो एक महिला थी। ये उस समय मिनहाज उल सिराज का कहना है। वो कहता है कि रजिया सुल्तान हर मामले में परफेक्ट थी, ऐसा नहीं, बस उसमें एक ही कमी थी कि वो महिला थी। उस समय की दृष्टिकोण को बता रही है बात। तो कुल मिलाकर आपको ये बात समझ में आ गई। यहाँ से इस बात में याद करने वाली बात क्या है, ये तो एक स्टेटमेंट किसका है, मिनहाज उल सिराज का, और उन्होंने तबकात ए नासिरी लिखी है। किसके शासनकाल में थे वो, इल्तुतमिश के शासनकाल में थे। तो ऑब्वियसली फिर यहाँ तक भी चले, वो रजिया सुल्तान का भी उन्होंने जिक्र किया अपने उसमें। ठीक है, अच्छा ये बात आपको समझ में आ गई। अब सुनते हैं आगे की बात। अच्छा ये तो हो गया रजिया सुल्तान कैसे कैसे आई, थोड़ा बहुत 3-4 साल टाइम पीरियड रहा उनका। अबिसीनिया का याकूत था, वहाँ अल्तुनिया से शादी हुई, आते समय उनकी हत्या कर दी। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा अब कुछ और चीज़ें देखने लग जाए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड है, फिर उसके बाद आराम शाह का टाइम पीरियड था, फिर मैंने आपको बताया कि इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है, उसके बाद मैंने आपको बताया इल्तुतमिश ने कोशिश की अपने इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज आया थोड़े टाइम के लिए, लेकिन उसके तुरंत बाद को नहीं, रजिया सुल्तान आना किसको चाहिए था, इल्तुतमिश के डायरेक्ट बाद रजिया सुल्तान को, लेकिन वो आ नहीं पाई क्योंकि थोड़ा षड्यंत्र वगैरह हो गए थे, रुकनुद्दीन फिरोज को बैठाया था। अब सुनना, रजिया सुल्तान के तुरंत बाद एक जो यहाँ का सुल्तान बनता है, इसका नाम है बहराम शाह। अच्छा यार आप बोलोगे ये किस तरीके से लिख रहे हैं आप, इससे अच्छा तो लिख लेता हूँ ना, रजिया तक तो आपको पता चल गया, उसके नीचे मैं लिख लेता हूँ। रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड है वो 1236 से लेकर 40 तक का है। इसके तुरंत बाद बहराम शाह आता है, बहराम शाह, अब याद होगा धीरे धीरे, चिंता मत करो, बहराम शाह। और बहराम शाह के बाद यहाँ पर आता है मसूद शाह। क्या नाम है इसका, मसूद शाह। बस हो गया, इतना ही याद रखना है आपको, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके बाद है सीधे महमूद, नवाजुद्दीन महमूद आप कह सकते हो, मैं तो सीधे महमूद ही याद रखता हूँ, बाकी आपको बता दूंगा मैं क्या है। अब बताता हूँ, देखो ये 1240 से लेकर 42 ईस्वी तक लगभग इसने काम किया। उसके बाद इसकी हत्या कर देते हैं अमीर लोग, क्योंकि इन्हें पसंद नहीं आता ये भी, इसकी भी हत्या करते हैं। 1242 ईस्वी में बैठाते हैं, और 1246, थोड़ा दिल थाम के बैठना जब मध्यकालीन भारत पढ़ो, क्योंकि यहाँ हत्याएं बहुत होंगी राजा महाराजा बनने के लिए, पूरे इतिहास ऐसे ही चलेगा। 1242 से 46 ईस्वी तक का टाइम पीरियड है मसूद शाह। इसको भी ये बहराम शाह को हटाने के बाद यहाँ बैठाते हैं। लेकिन फिर बाद में 1246 ईस्वी में महमूद को गद्दी पे बैठाया जाता है, कोई बैठाता है। उन 40 लोगों में, वो जो 40 दल था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उन 40 दलों में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति उभर के आ रहा है, नाम है बलबन, गयासुद्दीन बलबन। वो गयासुद्दीन बलबन क्या करता है, वो बोलता है इस महमूद को सुल्तान बनाते हैं, और वो 1246 ईस्वी में महमूद को सुल्तान बनाते हैं, लगभग 65 ईस्वी तक, लंबे टाइम पीरियड के लिए। अब आपको लगा यार महमूद बहुत तोप चीज़ है, नहीं, महमूद उतनी बड़ी तोप चीज़ नहीं है, जितनी बड़ी इसके पीछे खड़ा आदमी है वो है बलबन। बलबन जिसने प्रमुखता दिखाई अपने 40 दलों का, जो लगभग प्रमुख था, प्रभावशाली व्यक्ति था, उसने महमूद को बोला हम सुल्तान बनाएंगे। कारण क्या था, उसने बोला महमूद को हम इसलिए सुल्तान बनाएंगे क्योंकि महमूद
इल्तुतमिश का पोता है, इल्तुतमिश का ही पोता है, उसी का कहीं ना कहीं रिश्तेदार है, तो इसका ही रिश्तेदार है, इसलिए इल्तुतमिश के सम्मान में ही सही हम महमूद को बनाएंगे, यहाँ का सुल्तान महमूद को बनाते हैं। और उसके पीछे पूरे किंग मेकर की भूमिका में खड़ा रहता है इल्तुतमिश, पूरे कामकाज सब उसके वही करता है। इसीलिए 1239 ईस्वी में 46 नहीं 49, इसीलिए 1249 ईस्वी वो टाइम पीरियड है जब ये सिर्फ दीवाने ममल्लकत, यानी अगर मैं आपको बताऊं, ये ममल्लकत का एक वो देता है पद, ठीक है, ममल्लकत, एक मिनट मैं इसको थोड़ा देख लेना चाहूँगा कि इसमें नाम क्या लिखा हुआ है, कहीं नायब है, ममल्लकत कहते हैं इसे, नायब का पद, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा। मैं एक बार पहले स्टोरी थोड़ी सी खोल देता हूँ। नायब की उपाधि देता है, नायब ए ममल्लकत भी आप इसे कह सकते हो, नायब ए ममल्लकत, नायब ए ममल्लकत। कौन बनता है? बलबन बनता है। कौन बनाता है? सुल्तान बनाता है। अब आप बोलोगे नायब ए ममल्लकत होता क्या है? नायब ए है, ठीक है, ए, नायब ए ममल्लकत। आप शॉर्ट में सिर्फ नायब बोल सकते हो, नायब, जैसे होते नहीं नायब सूबेदार आज की डेट में, उसी तरह का नायब वहीं से निकल के आया है। तो नायब ए ममल्लकत, कोई बोलेगा इसका मतलब क्या हुआ? तो नायब का जो पद आया था ना, ये भी एक अपने आप इंटरेस्टिंग चीज है कि कैसे आया। नायब का पद आता है उस समय जब यहाँ पर इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था रुकनुद्दीन फिरोज जब राजा बनता है, सुल्तान बनता है, रुकनुद्दीन फिरोज जो इल्तुतमिश का बेटा है। अब इस समय ये नहीं, ये रुकनुद्दीन फिरोज के टाइम पे नहीं होगा, ये होगा बहराम शाह के टाइम पे। अब सही है, जब रजिया सुल्तान की हत्या हो जाती है, अब उसके बाद यहाँ पर ये जो बहराम शाह गद्दी पे बैठता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि टैलेंट के हिसाब से बैठा है, इसे इसलिए बैठाया गया क्योंकि सबसे कमजोर इंसान है, ताकि इसको अच्छे से चलाया जा सके, अच्छे से कठपुतली वाला काम कराया जा सके, इसलिए अमीर इसको बनाते हैं। और साथ में ये सिर्फ नाम मात्र का, लेकिन जो असली काम करने वाला होगा उसके बगल में एक पैरेलल एक पद बना देते हैं, वो पद है नायब ममल्लकत का, एक नायब का पद बना देते हैं। नायब मतलब ये लगा लो लगभग सुल्तान का समकक्ष। अगर मैं वैसे बात करूं, जैसे भारत में स्थिति है ना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की, कि राष्ट्रपति वैसे भारत के प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, फर्स्ट मैन, लेकिन अगर हम वो लेकिन नाम मात्र के अध्यक्ष हैं। भारत के संविधान में इस तरह से व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति नाम मात्र के अध्यक्ष होंगे। समस्त कार्यपालिका की शक्ति भले ही राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन प्रधानमंत्री के पास असल मायनों में जो वास्तविक शक्तियां होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। वैसा ही काम यहाँ पे भी है। ये बहराम शाह को आप राष्ट्रपति टाइप का मान लो, अब जो भी आगे बनते जा रहे हैं, इनके बगल में पैरेलल एक नायब रखा जाएगा। नायब असली और वास्तविक शासक होगा, ये बात होती है, समझिए। तो ये बनाया इसलिए गया था नायब का पद, ताकि इन्हें पता था कि हम तो सिर्फ एक नाम मात्र का बंदा बैठा रहे हैं, वो मेन काम के लिए नायब रहता था। तो अगर पहला नायब पूछे दिल्ली सल्तनत का कौन है, तो आपको याद रहना चाहिए इसका नाम है एतीन, ऐसा कुछ नाम है इसका, ठीक है, ठीक है, एतीन ऐसा ही कुछ नाम है, एगिन नाम है इसका, एतगिन नाम है, मुझे याद आ गया। अब आप बोलोगे कैसे याद करा मैंने इसको 8 गिन से याद रखा था मैंने, कि 8 बार गिनो आप, तो 8 से 8 और गिन, तो ये मुझे याद आ गया, ठीक है। अगर पेपर वगैरह में आता तो कर देंगे ना आराम से। तो एतगिन पहला नायब ममल्लकत था दिल्ली सल्तनत का, और आपको समझ भी आ गया कि नायब ममल्लकत का काम क्या था। नायब ममल्लकत बेसिकली सुल्तान का समकक्षी समझ लो आप इसे, जिसके पास वास्तविक शक्ति होती थी। तो महमूद ने जब 1249 में बलबन को नायब ममल्लकत बनाया, तो अपनी इच्छा से नहीं बनाया। बलबन इतना प्रभावशाली हो गया था कि उसे पद देना इसकी मजबूरी थी, इसने से बनाया। और फिर और वैसे भी बलबन ने ही उसको लगभग सुल्तान के पद पे बैठाया था। तो दोनों के बीच की एक तरह की वो जो भी थी, दोनों के बीच का एक तरह का मुद्दा था वो। धीरे धीरे बलबन क्या करता है, ये अभी जवान ही है, मतलब यंग है, ये बहुत एजेड नहीं है, तो बलबन अपनी बेटी की शादी करवा देता है इससे, और एक रिश्ता जोड़ लेता है। हाँ, तो बलबन अपनी बेटी की शादी भी इसके साथ करा देगा। और ये बीच बीच में इसको महमूद एक और उपाधि दे देता है बलबन को, उल्लूक खां की। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इतिहास में उल्लूक खां के नाम से किसी जाना जाता है, या फिर बलबन को उल्लूक खां की उपाधि इनमें से किसने दी? तो नसीरुद्दीन महमूद ने दी, नसीरुद्दीन महमूद ने दी, मसूद शाह ने नहीं दी, नसीरुद्दीन महमूद ने दी। बेसिकली महमूद का ससुर है बलबन अब, ठीक है, क्योंकि बलबन की बेटी से शादी हो चुकी है। तो दो बातें ध्यान रखना। अब ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा भी आता है, 1253 से 54 का टाइम पीरियड लगभग ऐसा भी आता है, जब बलबन को उसके नायब के पद से स्थगित कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। कुछ ऐसे उसके विरोध में ऐसी कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रचे जाते हैं कि इसको मजबूर होकर महमूद को बलबन को हटाना पड़ता है गद्दी से। और एक हिंदुस्तानी मुसलमान को, रिहान को, इजाउद्दीन रिहान ऐसे ही कुछ नाम है उसका, लेकिन रिहान आप याद रखोगे बहुत है। रिहान जो कि एक हिंदुस्तानी मुसलमान था, इसे गद्दी पर बैठा दिया जाता है। गद्दी पर मतलब वाली गद्दी पर, नायब की गद्दी पर। लेकिन आधा एक साल, ज़्यादा नहीं टिकता है, आधे एक साल में बलबन दोबारा से अपनी कूटनीति का परिचय देता है और दोबारा से अपने पद पे वापस पहुंच जाता है।
अब धीरे 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 करके 1265 तक का टाइम पीरियड आता है और महमूद की मृत्यु हो जाती है, नसीरुद्दीन महमूद की। अब हम तो कह रहे हैं मृत्यु आती है, लेकिन इतिहासकार कुछ कुछ ऐसा भी कहते हैं कि मृत्यु नहीं हुई, हत्या हुई है और ये बलबन ने कराई है, यानी उसी के ससुर ने कराई है। क्यों? क्योंकि उसकी शुरुआत से नज़र गद्दी पे है बलबन की। और बलबन के बारे में ऐसा कहने के पीछे कारण ठीक भी हो सकता है, क्योंकि बलबन इस तरह की काम करता रहता था, हत्या वगैरह कराने के काम। और भी इतिहास में इसने बहुतों की हत्या कराई है, अपने मेरे भाई की भी हत्या करा रखी है इसने ऐसी, ठीक है। तो ये करवाता रहता था, इसलिए शक जाता है तो थोड़े बहुत मतलब धुआं उठाए तो आग कहीं लगी होगी वाली बात होती है। तो इसलिए 1265 ईस्वी में जब मृत्यु होती है नसीरुद्दीन महमूद की, तो कुछ कहते हैं कि बलबन ने ही शायद हत्या कराई हो ताकि गद्दी मिले, और सच में गद्दी अब बलबन को ही मिलेगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो नायब है, अभी तक सबसे प्रमुख वही चल रहा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा स्टोरी। अब आप एक बार लिखा हुआ देख लो, कुछ समझ में ना आया हो तो ये मैंने आपको बता दिया, जो मैंने छोड़ा है वो मैं सिर्फ बोलूँगा, बाकी मैं आगे बढ़ते हुए चलूँगा, ठीक है। ठीक है, मैंने हर कुछ आपको बता दिया, कुछ भी पॉइंट नहीं छोड़ा हुआ। और आई थिंक आपको अब ये नाम भी धीरे धीरे याद हो गए होंगे, क्योंकि इल्तुतमिश तक का टाइम समझ में आया। उसके बाद उसका बेटा रुक रुक के रोज रोज शराब पीता था, रजिया, रजिया के बाद बहराम शाह, बहराम के बाद मसूद शाह, और मसूद के बाद महमूद। 3 चीज़ें याद रखो, जितना जल्दी हो सकता है याद करो इसे, आगे पे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। गयासुद्दीन बलबन के बारे में मैंने कुछ बताया, ठीक है। 1246 में नसीरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा, वो मैंने आपको बता दिया, दोबारा से लिख रखी है यहाँ पे चीज़ें। वह नामात्र का शासक था, उसने बलबन को नायब ममलकत नियुक्त किया, लगभग 1249 ईस्वी के करीब करीब ऐसा हुआ था। नायब के पद के साथ साथ सुल्तान को बलबन की, मैंने बताया आपको 1252-53 के समय बलबन को, पीछे देख लेना सन मैंने अगर गलत बोला हो 53-54, तो 52-53 के करीब है, उसके पद से हटा दिया और हिंदुस्तानी मुसलमान इमामुद्दीन रिहान को उसके पद पर नियुक्त किया। बाद में बलबन ने प्राप्त कर लिया, ठीक है। ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट बात कम से कम याद रखना महमूद के बारे में, इस महमूद के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे भी जिक्र करूंगा मैं इसका, अभी बता रहा हूँ। इसने अपनी सेना में अफगानों को भी भर्ती कराया, अफगानों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है आगे जाकर, हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि कैसे कैसे तेरसा सूरी, फिर धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि अफगानों की सिकंदर लोदी वगैरह कैसे कैसे इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो अब अफगान, तो इसने अफगानों को अपनी सेना में भर्ती करा था, किसने? महमूद ने। ये पॉइंट आप हो सके तो ध्यान रखना। अभी मंगोलों को भी कोई अपनी सेना में भर्ती करेगा, वो हम आगे देखेंगे कौन करेगा, ठीक है। फिलहाल आपको ये पॉइंट, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट अगर आप याद रख सकते हो तो रख लेना, अदरवाइज रहने दो, बाद में आएगा तो देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब बलबन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लें कि बलबन ने क्या किया, उसके बाद ये अभी फिलहाल हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो बलबन ने क्या क्या किया। बलबन जब गद्दी पे बैठा तो टाइम पीरियड चल रहा है 1265 का, और ये लगभग 1286 ईस्वी तक बलबन की जब तक मृत्यु होती है तब तक वो यहाँ पर रहता है। एक बात तो ये हो गई, ये बलबन की मैं बातचीत कर रहा हूँ। गयासुद्दीन बलबन, बलबन जब गद्दी पे बैठा तो उसने सबसे पहले एक देखिए, उसने जब, क्योंकि वो देखो समझना ये है कौन, ये उन 40 दलों में से निकल के आया है। वो चालीसा किसने बनाई थी? चालीसा इल्तुतमिश ने। जब कुतबी और मुइज्जी नाम के सामंतों को हटाया था इल्तुतमिश ने, तो उसने एक चालीसा दल का गठन किया था। उन्हीं चालीसा दलों में आते आते टाइम पीरियड बीतते बीतते बलबन आया था, और ये बलबन ने धीरे धीरे क्या किया, अपने मन का एक सुल्तान बनाया। आपने देखा नसीरुद्दीन महमूद को, जो इल्तुतमिश का पौत्र था। फिर धीरे 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 इसने अपनी पकड़ बनाई 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 बनाई, अपनी बेटी की शादी सुल्तान से कराई, तो अब कहीं ना कहीं शक्तिशालियों में बलबन का नाम आगे आना था, ये सुल्तान बना। अब इसको इतना तो समझ में आ गया था कि अभी तक जो सुल्तान चल रहे हैं, चाहे वो नसीरुद्दीन महमूद हो, चाहे वो मसूद शाह हो, चाहे वो बहराम शाह हो, या फिर कोई भी और ऊपर के, ये लगभग वो लोग हैं जो कठपुतलियां हैं। क्योंकि जब से नायब का पद बना है ये सब कठपुतली है। उसने सबसे पहले आके बोला नायब का पद समाप्त करो भाई। खुद नायब था पहले, इसलिए वो जानता था कि ये नायब क्या क्या कर सकता है, इसलिए उसने सबसे पहले क्या किया, नायब के पद को ही समाप्त किया। क्योंकि उसे 2 काम करने थे, नायब का पद समाप्त किया। एक तो उसे ये काम करना था कि जनता के मन में सुल्तान के लिए कोई इज्जत थी नहीं, अब बन तो गए अब सुल्तान, लेकिन जनता को पता था सुल्तान मतलब ये खाली नाम मात्र का, कुछ है तो नहीं इसके बस का, करता तो पीछे नायब ही ये काम। तो एक तो उसे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी थी, अपनी मतलब सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा बढ़ानी थी, इसलिए जरूरी है कि नायब के पद को समाप्त किया जाए। कर दिया उसने नायब के पद को समाप्त। दूसरा, उसने और भी काम किया। जो वजीर उस समय होता था, वजीर की शक्ति को कम किया, वजीर को थोड़ा लिमिट में रखा। उसको अपूर्व शक्ति जो पहले मिली थी वैसी नहीं दी, उसको शक्तियां दी लेकिन बहुत कम कम शक्तियां दी। इससे वो ये क्या चाहता था कि जो पीछे अमीर वर्ग जो है, चालीसा दल, इसने इवन और तो छोड़ो आप, चालीसा दल का भी विघटन कर दिया। चालीसा दल को भी इसने समाप्त कर दिया, चालीसा दल को भी इसने समाप्त कर दिया, क्योंकि ये खुद चालीसा दल से था और इसे पता था कि पीछे किस किस तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं सुल्तान के लिए। अब ये क्योंकि खुद सुल्तान था, सबसे पहले इसने चालीसा दल को समाप्त किया। और एक काम किया इसने, जासूसी विभाग, एक गुप्तचर विभाग इसने बनाया, क्योंकि ये ना खेल के आया हुआ गेम पूरा, इसे सब पता है पीछे क्या क्या चलता है, इसलिए इसने सबसे पहले ये चीज़ें की। गुप्तचर विभाग बहुत फेमस है। अभी मैं जिक्र नहीं कर रहा आपसे, मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, वरना अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस टेक्निक को बाद में लिया था, उसने भी गुप्तचर विभाग चालू किया, लेकिन वो इंस्पायर्ड बलबन से ही था।
बाद में देखेंगे। फिलहाल गुप्तचर विभाग की स्थापना करें। अच्छा, अब ये एक काम और करता था, ये अमीर आते थे ना, कहता था कि यार अमीर तो कोई भी कल का वो अमीर जिन 40 दल में मेरे साथ बाकी के अमीर थे वो ऐसे सोचते हैं कि तुम्हारा दोस्त ही आते हैं गले में हाथ डाल के चले जाते हैं। उसने कहा ऐसा नहीं चलेगा भाई, कुछ एक रखना पड़ेगा कि भाई तुम किधर और मैं किधर। उसने एक वो बनाना पड़ेगा, एक गैप बनाना पड़ेगा। उसने क्या किया, सिजदा और पैबोस 2 पद्धतियाँ अपना दी, ये जरूरी कर दिया। कोई भी अमीर अगर दरबार में आता था उसे सिजदा करना पड़ता था, सर नीचे झुका कर दंडवत प्रणाम करना होता था सुल्तान को। पैबोस मतलब पैर चूमने पड़ते थे उस सुल्तान के, मतलब सुल्तान के इस लेवल के उसने सुल्तान को गरिमा प्रदान कर दी। अब कोई अमीर आता है तो वो अमीर चाहे कितना भी अमीर हो लेकिन उसे ये काम करने पड़ेंगे, सिजदा और पैबोस। ये भी चालू किसने किया, बलबन ने किया। ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि ना बलबन का मानना था जिले इलाही, ये चीज़ ये इसी ने तो दिया था ना बलबन ने। एक मिनट मैं कंफर्म कर लूँ जरा। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो जिले इलाही या फिर अल्लाही कहते हैं वैसे इसे, जिले अल्लाही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं लिख रहा हूँ। और एक है नियाबत खुदाई, ये 2 चीज़ें, नियाबत खुदाई, ये 2 चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना। नियाबत खुदाई का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का प्रतिनिधि। नियाबत खुदाई सब नोटेड है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। जिले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया, शेडो ऑफ गॉड। ये कहता था कि सुल्तान जो है तुम उसको हल्के में लेते हो यार। सुल्तान बोलते थे नॉर्मल इंसान नहीं है, तुम्हारी तरह नहीं है सुल्तान, जैसे तुम इंसान हो, वो इंसान के रूप में फरिश्ता है सुल्तान। वो कहता था कि जिले इलाही है वो। जिले इलाही का मतलब ईश्वर की छाया है, नियाबत खुदाई है, ईश्वर का प्रतिनिधि है वो कौन, सुल्तान। इस तरह से उसने अपने पद को करी में, तभी तो ये आगे पैर चूमते थे। इनका मानना था कि हम पैर चूम रहे किसके, ईश्वर के, क्योंकि वो तो ईश्वर की छाया है। तो इस तरह की इसने अपनी इमेज वहाँ पर बनाई। और क्या किया, सभाओं में अपनी जब दरबार में बैठता था, ये नहीं कि जोक मार रहे कोई और वो हंसने में लगा हुआ, बिल्कुल गंभीर मुद्रा में बैठा रहता था, हंसता हंसता नहीं था। उसे दरबार में किसी ने हंसते हुए कभी नहीं देखा, क्योंकि गंभीरता से रहे तो सामने को बोलने वाले को भी डर लगती थी कि कुछ दिक्कत ना जाए। शराब पीना बंद कर दिया बिल्कुल दरबार में, पीठ पीछे पीता हो, लेकिन आज तक किसी ने, लोग बताते हैं हमने शराब पीते हुए कभी बलबन को देखा नहीं। तो शराब पीना बिल्कुल प्रोहिबिटेड था उसके लिए, वो बिल्कुल नहीं पीता था। अब ईश्वर का प्रतिनिधि बोल रहा है तो यार शराब थोड़ा ना पिएगा। तो कुल मिला के इस तरह की बातें यहाँ पर चल रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये सब काम एक कठोर अनुशासन का प्रयोग जो बलबन ने किया, उसका कारण यही था कि वो यही कारण था कि इतने लंबे टाइम पीरियड तक वो काम करता रहा अपनी मृत्यु तक, और एक अच्छी इमेज के साथ, मतलब एक प्रभावशाली इमेज के साथ उसने काम किया। शायद आपको ये बातें समझ में आ गई। और क्या किया, और इसने क्या किया कि दिल्ली के चारों ओर, जैसे दिल्ली जब इनकी राजधानी वगैरह अब दिल्ली थी, दिल्ली के चारों ओर आए दिन बलबन के दरबार में लोग आते थे, बोलते थे कि सुल्तान साहब चोरी हो गई, डकैती हो गई, डाकू बिल्कुल जीना मुश्किल कर रखा उन्होंने। तो क्या करें फिर, अब ऐसे करें कि दिल्ली के पड़ोस में जो जंगली जंगल 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 है, और वहीं पर डाकू छुप जाते हैं, ऐसा करो जंगल साफ कर दो, और डाकू या मेवाती कहते थे उन्हें, जो भी मिले उड़ा दो सीधे। तो डाकू को बड़े निर्दयतापूर्वक इसने मारना चालू कर दिया, इससे डाकू का पूरा नामो निशान खत्म हो गया। तो कुल मिला के इसने ये कानून व्यवस्था के क्षेत्र में इसने कुछ इस तरह के बलबन ने काम किया। रक्त एवं लौह की नीति बलबन से संबंधित है वैसे, ठीक है। कभी आपने बिस्मार्क वगैरह सुना होगा इटली वगैरह में, लेकिन ये यहाँ पर इसे, अच्छा, ये इसके कुछ कमियाँ कहें हम, या फिर उस तत्कालीन समय में इसके द्वारा उठाए गए कदम, या फिर जो भी है मैं आपको बता देता हूँ। ये ना कुलीनता को बड़ा प्रश्रय देता था। कुलीनता का मतलब होता है कि, मतलब ये देखता था कि भैया तुम्हारा जन्म किस, कौन से वंश से हो तुम, ये पूछता था। इसका मतलब कोई अगर कुलीन वर्ग में पैदा हुआ है, यानी कि जिसका मतलब आप समझ रहे हो, जिसका फैमिली बैकग्राउंड बड़े कुलीन लोगों से संबंधित है। जैसे भारत में भी वर्ण व्यवस्था शुरुआत में चली हुई थी ना, भले ही वो कर्म के आधार पर चली हुई थी, लेकिन बाद में जब वो उसमें विसंगतियाँ आई थी, फिर वो जन्म के आधार पर होने लग गई थी कि ब्राह्मण, ये वो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला। उसी तरह से ये भी देखता था कि कुलीनता के आधार पर जो ज़्यादा कुलीन है जन्म से, उसको ज़्यादा तवज्जो देता था, उसको बड़े बड़े पद देता था। और इससे मैं कहना ये चाहता हूँ, ये कुलीन मानता था तुर्कों को, और नॉन कुलीन मानता था, यानी जो कुलीन नहीं है उन्हें किसे मानता था, वो मानता था भारतीय मुसलमानों को। यानी कि जो भारतीय थे, और उस समय मुख्य रूप से मुसलमान, तो भारतीय मुसलमानों को ये कुलीन नहीं मानता था, इसलिए ये ऊंचे पदों पर इनको कभी भी नहीं रखता था, लेकिन सारे ऊंचे पदों पर तुर्कों को रखता था। यानी कि अगर कोई भारतीय मुसलमान बड़ा मेधावी है, यानी वो योग्य है, उसके बावजूद भी वो अयोग्य लेकिन कुलीन होना चाहिए, उसे रख देता था अपनी नौकरी पे। तो ये एक नेगेटिव टाइप की चीज़ है, लेकिन फिर भी जो उसने किया वो ये बता दिया मैंने आपको। इवन बर्नी, उस समय का इतिहासकार है, बर्नी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि बलबन ऐसा कहता था। कहता था नहीं कहता था हमें नहीं पता, लेकिन उसने बोला कि बलबन ऐसा कहता था कि जब भी मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूँ जो कुलीन वर्ग से नहीं आता, मेरा हाथ अपने आप मेरी तलवार में चला जाता है और मेरी आंखें बिल्कुल लाल अंगारों की तरह हो जाती है और मन करता है कि इसकी गर्दन अभी उड़ा दो। ये बलबन कहता था, ऐसा कह रहा है बर्नी।
मुझे नहीं पता कहता था नहीं कहता था, लेकिन बर्नी ने ऐसा लिखा हुआ है। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये बात है, यानी कुलीनता को दिखाने की कोशिश की उसने। वो भी खुद कुलीनता का प्रचारक ही है बर्नी है, वो भी कुलीनता को ही मानता था, तो उसकी तारीफ टाइप की करना चाह रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बलबन के बारे में बताई। पुलिस चौकियों का निर्माण करा है, ठीक है। और कुछ हाँ, अपने आप को कुलीन दिखाने के लिए आप कल को लोग ही पूछ लेंगे भैया तुम कौन से उससे हो, वंश से। उसने बोला मैं अफरशियाब वंश का हूँ। अफरशियाब क्या होता था उन दिनों? दंत कथाएं वगैरह चलती नहीं है कि कोई स्टोरी चल रही है, जैसे मान लिया कोई एक, जैसे आपने हातिम देखा पहले एक आता था, ऐसी कहने के लिए कह रहा हूँ मैं खाली, कि यमन का शहजादा हातिम, मतलब ऐसी कहने के लिए। तो अपने को कहता था कि शाहनामा जो फिरदौसी ने लिखी हुई है उसमें अफरशियाब वंश का इस्तेमाल किया गया, और अफरशियाब वंश मतलब एक बहुत टॉप क्लास वंश है। ये कहता था मैं उसी वंश से रिलेटेड हूँ, फिर बलबन कहता था, ठीक है। वो देखा तो किसी ने नहीं किससे रिलेटेड है, लेकिन फिर भी ऐसा कहता था। और त्यौहार आज जानते हैं, ईरान का त्यौहार नौरोज़ होता है, ईरानी त्यौहार हम लोग जानते हैं। आपने दादा भाई नौरूजी का नाम सुना होगा, फारसी ही थे वो, फारसी थे ना वो, ईरानी थे वो, तो इसीलिए वो ये त्यौहार भी यहीं से आया। और आई थिंक आपको बलबन का शायद समझ में आ गया होगा, बलबन के कार्य वगैरह जो मैंने आपको बताया। खत्म हो गया, ठीक है। मैं इसको रिवीजन जब आप बोलोगे तब करा दूंगा, लेकिन आप इसको पढ़ लेना। अभी देखो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। अब क्या होता है बलबन के बारे में, लास्ट हम खत्म कर रहे हैं, मैं यहीं पे दिखाता हूँ आपको डायरेक्ट, मैंने बना रखा है। बलबन के बेटे थे कुछ, एक बेटा था युवराज मोहम्मद। मोहम्मद जो था बलबन के टाइम पीरियड में मंगोलों से भी थोड़ी बहुत बीच में हल्की फुल्की लड़ाई होती रहती थी। उस लड़ाई में बलबन का बेटा युवराज मोहम्मद जो है शहीद हो गया, ठीक है। तो ये मंगोलों से युद्ध में इसकी मृत्यु। दूसरा बेटा था, इसका नाम था बुगरा खान। लेकिन बुगरा खान के साथ समस्या ये थी कि बड़ा उदासीन था। आपको लगेगा उदासीन था मतलब ऐसा उदासीन तो नहीं था कि इसे इंटरेस्ट नहीं था सत्ता में, नहीं से इंटरेस्ट तो था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही दूरगामी था। इसको पता था कि यार दिल्ली की गद्दी में जो बैठता है उसको उड़ा दिया जाता है, इसलिए इसका इंटरेस्ट बंगाल और बिहार पे था। ये कहता था बंगाल और बिहार का शासन मैं करूँगा, बाकी दिल्ली की गद्दी पे इसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब किसी गद्दी चाहता तो मिल जाती, उदासीन रहा। लेकिन बुगरा खान का एक बेटा था कैकुबाद, और इसी तरीके से बलबन का भी एक और पोता यानी मोहम्मद का बेटा कैखुसरो था। तो एक का नाम कई खुसरो और एक का नाम कैकुबाद था। अब कई खुसरो जो था वो बलबन इसके पक्ष में था, क्योंकि बलबन को पता था मेरा मोहम्मद वाला जो बेटा है वो तो मर चुका है, और ये बुगरा खान का इंटरेस्ट है नहीं दूसरे बेटे का, तो ऐसे करते हैं पोते को बनाते हैं। और पोता भी कौन सा? मोहम्मद का बेटा। बलबन ने कहा था मेरे जाने के बाद इसको आप बनाना, लेकिन जैसी बलबन की मृत्यु होती है उसके तुरंत बाद कई खुसरो की हत्या कर दी जाती है। और उस तरफ बुगरा खान के बेटे कैकुबाद को सुल्तान बनाता है। क्यों? क्योंकि कैकुबाद अल्पवयस्क था, और एक तरह से ये भी विलासितापूर्ण जीवन जीता था, और ये पैरालाइज्ड था, पक्षाघात था इसे। पक्षाघात समझते हो, मतलब बॉडी इसकी स्थिर रहती थी आज ऐसे करके, तो ये कुछ खास काम करनी थी, ऐसी की तो जरूरत थी उन्हें कठपुतली की अमीरों को, तो उन्होंने कैकुबाद को इसका वो बना दिया। लेकिन कैकुबाद भी ज़्यादा नहीं बना। आप ये लगा लो कि 1286 में अगर बलबन की मृत्यु हो रही है तो 1286 से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 1290 ईस्वी तक ही टिका कैकुबाद। उसमें भी क्या हुआ कि कैकुबाद, मैंने लिखा हुआ अमीर पक्ष में, मैंने इसको एक सामान्य सा तुर्क, एक उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज, जलालुद्दीन था उसका नाम। क्या नाम था? जलालुद्दीन। ये जलालुद्दीन क्या करता है, मलिक फिरोज भी आप उसे कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। वो उसकी हत्या कराया था कैकुबाद के, यमुना मैया में फेंक देते हैं उठा के, यमुना नदी में। और कुछ टाइम पीरियड के लिए, बताता नहीं है कि मैंने मारा, और कुछ टाइम पीरियड के लिए कैकुबाद के छोटे से बेटे को कयूमर्स उसका नाम था, उसको गद्दी में बैठाया था 3 महीने के लिए, और पीछे से संरक्षक के तौर पे काम करता है उसके, कि बच्चे के मतलब संरक्षक नाम। और धीरे धीरे कई उमर्स को भी साइड कर देता है और खुद राजा बनकर निकल के आता है, सुल्तान बनकर। कौन? जलालुद्दीन, मलिक फिरोज नाम है इसका। और यहीं से हम देख सकते हैं कि बलबन का उत्तराधिकारियों के साथ ही ये खत्म हो चुका है, यानी कई उमर्स अंतिम कह सकते हैं। कई किताबों में आपको गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद दिखेगा, लेकिन कई उमर्स भी है, एक तरह से कई उमर्स है। 3 माह तक वो रहा, उसके संरक्षक के रूप में काम किया जलालुद्दीन ने, लेकिन फिर फाइनली उसने जलालुद्दीन ने उसे हटा दिया और यहाँ पर आकर वो काबिज हो गया। गुलाम वंश का समापन होता है, लेकिन हम जानते हैं कि अंत ही आरंभ है, किसी का अंत दूसरे का आरंभ है। अब अंत हुआ जरूर है गुलाम वंश का, लेकिन अब यहीं से शुरू होगा खिलजी वंश। खिलजी वंश क्या है उसको जानने के लिए आप ये स्टोरी जो मैंने लास्ट वाली बताई, प्लीज़ इसको दोबारा से एक बार पढ़ लेना। जब भी हम ये फिनिश कर लेंगे ना, जब भी आप बोलोगे कभी कमेंट में लिख देना, मैं एक वीडियो ले लूँगा, सारी की सारी स्टोरी सुनाऊंगा आपको पूरी की पूरी। स्टोरी का मज़ा तभी है ना जब आपने नाम वगैरह पहले से सुने हो, पहले से वीडियो देखे हो, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर आप बताएं करना, कोई भी काम करते हुए वॉकिंग पे जा रहे हो ना, कान में ईयरफोन लगा देना, जो मैं बोल रहा हूँ सुनते रहना कहानी के फॉर्म में, अपने आप सारी बातें आपको याद आ जाएंगी। टाइम जरूर लगता है इन चीज़ों में, मैं नहीं चाह रहा कि ज़बरदस्ती वीडियो लंबे लंबे बने, मैं खुद चाह रहा हूँ कि वीडियो लिमिटेड हो 30 मिनट्स तक के, लेकिन फिर उन चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो फिर चीज़ों में कहीं ना कहीं क्वालिटी पे उसका फ़र्क पड़ जाएगा अगर हम क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे।
तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम पूरा एंड तक जाएं, पूरे के पूरे खत्म करें, मुगल काल तक पूरा जाएं, पूरा अंतिम रूप से मध्यकालीन भारत को खत्म करें, तो आप जरूर बताना, क्योंकि इसके बाद फिर हमने प्राचीन भारत को भी उठाना है। बाकी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल ही रहा है। ज्योग्राफी की क्लासेस हमारी चलती है। ऑप्शनल मैथमेटिक्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उन्हें देखिए, वो भी क्लासेस आती रहती हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।